स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली फ्योल्स को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। पहले हमने पढ़ा था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर के बारे में। उनका हम लोगों ने प्रिंसिपल्स भी पढ़ा, उनका हम लोगों ने टेक्निक्स भी पढ़ा और उनके बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी को प्राप्त किया। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल इनका पूरा नाम था, हेनरी फ्योल। इनका जन्म 1841 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1925 ईस्वी में हुई थी। और इन्हें बेसिकली हम लोग फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कॉल्ड फ्योल, हेनरी फ्योल। ठीक है। फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट थे। फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट हेनरी फ्योल थे। ठीक है। ये फ्रेंच माइनिंग कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया था, वहीं पे काम करते थे और उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया वहाँ से, फ्रेंच माइनिंग कंपनी से। ठीक है। और हेनरी फ्योल थे, उनका जो एक्टिविटी है, उनका जो कार्य है, वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में 6 भाग में बांटा गया है। टेक्निकल, पहला है टेक्निकल, दूसरा है कमर्शियल, तीसरा है फिनेंशियल, चौथा है सिक्योरिटी, पांचवा है अकाउंटिंग और छठा है मैनेजरियल। ठीक है। एंड ही वॉज फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा डायरेक्टिंग, चौथा कंट्रोलिंग। ठीक है। इनका फेमस बुक था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि F.W. टेलर का भी एक बुक था शॉप मैनेजमेंट, फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये 2 बुक हमने F.W. टेलर का भी पढ़ा था और यहाँ पे फ्योल का भी पढ़ेंगे हम लोग। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखा गया था, हेनरी फ्योल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, जिसके बारे में हम लोग 14 प्रिंसिपल्स के बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है, कार्य को बांटना। द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब्स। काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए, छोटे छोटे काम में बांटिए, बड़े काम को छोटे छोटे काम में बांटिए। ईच जॉब इज असाइन टू द ट्रेंड स्पेशलिस्ट। हमारे पास जो कार्य के लिए जो ट्रेंड स्पेशलिस्ट है उनको दीजिए। हु इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द जॉब, वो सबसे अच्छे दारोमदार हैं उस काम को करने के लिए, जिनको जो ट्रेंड स्पेशलिस्ट हैं वो, तो उन्हीं को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काम को बांटना चाहिए, सारे ट्रेंड स्पेशलिस्ट को। ठीक है। होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब्स एंड ईच जॉब मस्ट बी असाइंड टू अ ट्रेंड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म इट। डिवीजन मेक ईच टास्क सिंपलर। क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग काम को बांटेंगे तो काम आसान होते जाता है। फॉर दिस रीजन बिग फर्म हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट। तो बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, कि फिनेंस का अलग हो गया, मार्केटिंग का अलग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स का अलग हो गया। ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। इससे क्या होता है, काम आसान हो जाता है। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग। दोनों अलग अलग चीज होता है। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी के पास राइट होता है कि वो ऑर्डर दे सके।
किसी से काम करवाने के लिए वो दूसरों को ऑर्डर दे सकते हैं, उनके पास ये पावर होता है, ठीक है। अथॉरिटी के पास, अथॉरिटी जैसे कि एक मान लीजिए कोई स्कूल है, तो स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनके पास राइट है, उनके पास ये पावर है कि वो सारे जितने भी टीचर्स हैं उनको ऑर्डर दे सके कि आपको ये काम करना है और आपको ये काम करना है, ठीक है। एट द सेम पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द वर्क एज डायरेक्टेड बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी के द्वारा जो भी कार्य को करने के लिए बोला गया है, ऑर्डर दिया गया है, उस कार्य को करना रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि हमें वो कार्य करना ही पड़ेगा जो कार्य हमारे अथॉरिटी ने हमें ऑर्डर दिया है, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज राइट टू गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट्स। जो उनके नीचे काम करते हैं उनके पास अथॉरिटी होता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सके। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है? प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को मिसयूज करने में सहायक माना जाता है, ठीक है। दूसरा, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने में कि आप कार्य को बांटने में तो वो मददगार साबित होता है। इट इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस टू द एम्प्लॉय को पता रहता है कि मुझे ये कार्य मिला है और मुझे ये कार्य करना है, तो वो उनको कॉन्फिडेंस देता है कि मुझे ये कार्य अगर मिला है तो मेरे द्वारा ही ये कार्य को किया जाना है, ठीक है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप लोगों ने अंतर समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन किसको कहते हैं? It is obedience to the rule and regulation of the organization. Rule and regulation, जो भी रूल रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको मानना डिसिप्लिन कहलाता है, ठीक है। विच इज नेसेसरी फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो जरूरी है एक अच्छे से सुचारू रूप से ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। डिसिप्लिन मस्ट फॉर ऑल एंटरप्राइज एंड फॉर ऑल द लेवल्स। जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उन सब के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी माना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसको मन में आया वो आ रहा है और उसको कुछ सुना के कुछ अपना रूल रेगुलेशन कुछ ऑर्डर दे के चला जा रहा है। नहीं, एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए और वो उसी के बात को वो फॉलो करना चाहिए। ईच शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा जनरली अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे फैमिली में भी सिर्फ एक ही बॉस होता है, एक ही मालिक होता है। ये नहीं कि सारे लोग मालिक हो गए ना तो फिर पता चलता है कि किसी का बात कोई मान ही नहीं रहा है। एक मालिक रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा, ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो पाएगा, सारे लोग एक दूसरे के बातों को रिस्पेक्ट भी देंगे क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा ही इज़ द person who is superior to me and he is only responsible to give orders, ठीक है। और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं इसी का सिर्फ बात मानूं और उसके बोले हुए कार्य को करूँ अच्छे से। आगे मैं बढ़ती हूँ। पांचवा नंबर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको एक ही ऑब्जेक्टिव के ऊपर, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं लोग हैं, उनका ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए और उनका कार्य एक ही दिशा में होना चाहिए। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। मतलब कि एक दिमाग और एक ही प्लान होना चाहिए काम करने के लिए। ये नहीं कि
जितने लोग कार्य कर रहे हैं तो सारे का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है और सारे लोग अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, और उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पांचवा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एवरी वर्कर एंड कंपनी हैज गॉट इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स। The interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee। मतलब क्या हुआ कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरेस्ट है, इच्छा है, एज द होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। और तो इंडिविजुअल का वही इच्छा होना चाहिए, वही कार्य होना चाहिए। एवरी वर्कर एंड कंपनी हैज गॉट इट्स ओन ऑब्जेक्टिव एंड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा प्रायोरिटी में होना चाहिए एज द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़। एक एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को लेके आगे चलने से अच्छा है कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को लेके आगे चले। यानी कि ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं, ग्रुप में लोग क्या चाहते हैं, वो हमें सोचना चाहिए, वो हमें मानना चाहिए। एक के इंटरेस्ट के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। द एम्प्लॉयज़ शुड बी पेड फेयर वेजेस। एम्प्लॉयज़ को फेयर वेज मिलना चाहिए, उनका जितना मेहनताना है, जितना बनता है, उनको मिलना चाहिए। विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कम से कम उनको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन जीने का जो लेवल है उनका एक अच्छा हो सके। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। और एट द सेम टाइम और उसी समय ये भी देखना चाहिए कि हमारे कंपनी का कैपेसिटी क्या है, क्या वो उतना पे कर पाएगा। उस हिसाब से उस सब चीज़ को देखते हुए रेम्यूनरेशन जो होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, आठवां है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन बेसिकली हम लोग जानते हैं कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करती है और डिसेंट्रलाइजेशन बिग ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। मतलब कि एक ही पर्सन के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वही पर्सन डिसीजन ले सकता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसको क्या कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। एट द सेम टाइम डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहेंगे? कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग डिपार्टमेंट में डिसीजन मेकर हैं, डिसीजन ले रहे हैं, उसको डिसेंट्रलाइज्ड कहेंगे। अलग अलग, जैसे कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये काम क्यों करता है? क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है, प्रोडक्शन अलग होता है, फिर फिनेंस अलग होता है, अकाउंट्स अलग होता है, ह्यूमन रिसोर्स अलग होता है। ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो मान लीजिए कि ह्यूमन रिसोर्स का क्या कार्य होता है कि कौन से लोग हमारे कंपनी में कार्य करेंगे। ठीक है, तो कौन से लोग कार्य करेंगे उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उनको अपने कंपनी में जॉब पे रखना, ये एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। तो एचआर डिपार्टमेंट का जो डिसीजन होगा कि कौन से लोग कार्य करेंगे वो एचआर हेड करेगी। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन हेड, फिनेंस डिपार्टमेंट का फिनेंस हेड। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं डिवाइड किए गए हैं, वो सारे के हेड जो हैं वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके पास होता है, डिसीजन लेने का क्षमता रहता है उनके पास। और वही ऑथराइज्ड पर्सन रहते हैं कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट का डिसीजन ले। लेकिन सेंट्रलाइज में क्या होता है कि हर चीज़ का डिसीजन सिर्फ एकमात्र एक व्यक्ति लेता है। तो समझ गए होंगे सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब। नवा है स्केलर चेन। स्केलर चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। स्केलर चेन आपका नॉर्मली एक छोटा सा मतलब 4-5 नंबर के क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में स्केलर चेन पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर चेन। चलिए पढ़ते हैं हम लोग स्केलर चेन किसको कहते हैं। द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोएस्ट रैंक्स आर नोन एज स्केलर चेन। मतलब कि
चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक जो चेन चलता है अथॉरिटी का, उसको हम लोग स्केलर चेन कहते हैं। जैसे कि ये है, ठीक है, एक ये आदमी यहाँ काम कर रहा है, तो ये इससे बात करता है, ये इससे बात करता है, ये इससे बात करता है, ये इसके मतलब ये इसका सबऑर्डिनेट है, ये इसका सबऑर्डिनेट है, ये इसका सबऑर्डिनेट है, ये इसका सबऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये जो है किसका बात मानेगा, इसका बात मानेगा, ये किसका बात मानेगा, इसका, ये किसका बात मानेगा, इसका। तो ऐसे ऐसे एक चेन बना हुआ है, ठीक है, जो हाईएस्ट से लेके लोएस्ट के जो लो हाईएस्ट से लेके लोवेस्ट रैंक्स के रूप में बना हुआ है, जिसको हम लोग स्केलर चेन कहते हैं। और जैसे कि इसको अगर काम होगा, इससे अगर लोअर लेवल मैनेजर को अगर अपर लेवल मैनेजर से काम होगा, तो वो डायरेक्टली अपर लेवल मैनेजर के पास नहीं जाएगा, उसके बीच में वो मिडिल लेवल मैनेजर के पास जाएगा, उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजर उसकी बात को पहुंचाएंगे अपर लेवल मैनेजर के पास, ठीक है। वो डायरेक्टली यहाँ से छलांग मार के इधर नहीं जा सकता है बात करने के लिए। बेसिकली इट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये तरीका है बात करने का। और इसी के बीच में आता है कि गैंग प्लैंक। यहाँ पे बहुत सारे, अगर मेरे पास पेन होता, अगर मैं आपको बता सकती तो मैं आपको बताती कि यहाँ पे बहुत सारे, मान लीजिए कि ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति अगर बात करना चाहता है ये ऊपर वाले व्यक्ति से, तो वो डायरेक्टली नहीं बात कर सकता, इसके थ्रू जाएगा। लेकिन जो लोग कार्य करते एट द सेम लेवल, वो अगर इससे बात करना चाहे, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट का है ये व्यक्ति, तो वो आराम से उससे बात कर सकता है, डायरेक्टली उससे बात कर सकता है। इसको कहते हैं क्या, गैंग प्लैंक, शॉर्टकट मेथड ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एट सेम लेवल। सेम लेवल पे बात करने का शॉर्टकट तरीका होता है, गैंग प्लैंक कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट देयर मस्ट बी अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है, बताता है कि हर चीज का एक जगह होता है और कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं रहता है। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। सारे लोगों का एक जगह होता है, सारी चीज़ों का एक जगह रहता है। किसी भी चीज़ एक्टिविटी में, किसी भी कार्य में हिंड्रेंस नहीं होता है, छुपा हुआ कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस एंड अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। तो लोग को अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट काम में लगाना चाहिए, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंसी प्राप्त कर पाए। आगे है इक्विटी। इक्विटी मतलब समानता। समानता का मतलब क्या होता है, there should not be any discrimination among the employees on the basis of religion, language, caste, gender, belief and nationality। मतलब कि जितने भी लोग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी भेदभाव उनके लैंग्वेज को लेके, कास्ट को लेके, जेंडर को लेके, रिलीजन को लेके नहीं होना चाहिए, सब एक समान है। दिस प्रिंसिपल emphasizes kindliness and justice in the behavior of manager towards worker. There should be no discrimination against anyone। किसी के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, असमानता नहीं होना चाहिए, ठीक है। 12वां है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। मतलब कि वंस एन एम्प्लॉय सेलेक्टेड, दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर। Employees turnover should be minimized to maintain organizational efficiency। ऑर्गेनाइजेशनल के इफ़िशियंसी को मेंटेन करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ को हमेशा टर्नओवर नहीं करना चाहिए, इधर से उधर नहीं भेजना चाहिए, या फिर उन लोगों को जॉब से हटाना भी नहीं चाहिए। ये मिनिमम कम से कम इतना कोशिश करना चाहिए कि ये सब चीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम हो। ये स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है, ठीक है। 13वां है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन। आप खुद से मोटिवेट होके आप पहला कदम उठा रहे हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, उसको इनिशिएटिव कहते हैं। जैसे कि इतने सारे लोग खड़े हैं, उसके बीच में ये बंदा आगे बढ़ रहा है, खुद को मोटिवेट करके, खुद से मोटिवेट होकर वो आगे किसी कार्य के लिए बढ़ रहा है, इसको इनिशिएटिव कहते हैं। द इनिशिएटिव सजेशन विद द सब्सटैंशियल कॉस्ट टाइम रिडक्शन शुड बी कंसिडर्ड एंड रिवॉर्डेड बाय द फर्म। उस इनिशिएटिव को हमेशा
कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को रिवॉर्ड देना चाहिए, उसको पुरस्कृत करना चाहिए। ठीक है। 14वां है स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी। मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट, एक साथ काम करने का जज्बा अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। मैनेजर को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि रिप्लेस करे आई को, मैं को हम के साथ। मैं कुछ नहीं होता, हम होता है। जो भी कुछ करेंगे हम लोग खुद एक साथ मिल के करेंगे, हम लोग करेंगे। और हमेशा वो अगर बात करे अपने एम्प्लॉयज़ से तो हमेशा मैं को छोड़ के हम को यूज़ करे। हम ये दर्शाता है कि हम सब एक हैं, हम सब मिल के कोई काम कर रहे हैं। ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट आपको मैंने बताया। बहुत अच्छे ढंग से मैंने कोशिश की कि आप लोगों को समझा दूँ। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बताया मैंने कि फ्योल्स को कहते हैं। फ्योल्स के बारे में भी मैंने बहुत कुछ बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी ये सब पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगी उधर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।